हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। सीटेट पेडागोजी मैं यहाँ पर करा रही हूँ और अदर सब्जेक्ट भी कराती हूँ अपने चैनल पर, मैथ्स, ईबीएस, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। देर नहीं करते हुए आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। मैं कराती हूँ यहाँ प्रीवियस ईयर से तैयारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं। बात हो रही है यहाँ पर एक दृष्टिबाधित बच्चे की, जो दृष्टिबाधिता से जूझ रहा है। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उनके समावेशन में कौन बाधक बन जाता है, तो ये बात क्वेश्चन में पूछी जा रही है। समावेशन में बाधक बनता है तो ब्रेल किताबें बनती हैं, स्पर्शनीय मानचित्र बन जाते हैं, यह लिपिक की मदद लेना बन जाता है, यह लिखित परीक्षाएँ बन जाती हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें ब्रेल पुस्तकें ही दी जाती हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें अक्षर जो होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं और 6 जो डॉट होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। 6 बिंदुओं की सहायता से उनके अक्षर बनाए जाते हैं। तो उन बच्चों को ज़रूरत होती है किसकी, उभरी हुई। और स्पर्शनीय मानचित्र की भी यही बात हो जाती है, उसमें भी छूकर ही पता चल जाता है। एक ऐसा मानचित्र होता है जिसमें उभरी हुई आकृतियाँ होती हैं और जिनको छूकर पता लगता है कि किस स्थान पर कौन सी जगह क्या दिया हुआ है। और फिर है लिपिक की मदद लेना। तो लिपिक की मदद लेना ऐसा हो जाता है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम है या कोई दृष्टिबाधित है, विकलांग है, हैंडीकैप है, तो उन बच्चों को क्या उपलब्ध कराया जाता है परीक्षा के समय, लिपिक की मदद दी जाती है। वो बच्चे बोलते हैं और जो लिपिक होता है वो उनके आंसर को राइट करता है, लिखता है। ये एक कानून भी है, तो ये भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी, बी और ए सब राइट है। और इस क्वेश्चन में हमें निगेटिव बताना है, बाधक बनता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर निगेटिव क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ जो निगेटिव पॉइंट होता है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिखित परीक्षाएं। अगर लिखित परीक्षाएं बच्चों को करवा दी जाएंगी तो वो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो छूकर करने वाला ही कार्य करते हैं, पेन पेंसिल वाला कार्य उनको नहीं आता है। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2। निम्न में से कौन सा गुण प्राय स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। स्वालीनता आखिर होता क्या है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। स्वालीनता होता है ऑटिज्म, बोलने संबंधी विकार। इसको मानसिक संबंधी विकार भी बोला जाता है, पर ये समस्या बोलने की होती है कि बच्चे जो हैं इस विकार में बहुत लेट बोलते हैं। उनमें बोलने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए कि बचपन से ही बच्चा 2 शब्द 3 शब्द ऐसे बोलना शुरू कर देता है, पर ये बच्चे वैसे नहीं होते हैं। ये बहुत स्लो लर्नर होते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं। और साथ ही इनमें क्या होती है, इनमें पुनरावृत्ति व्यवहार देखा जाता है। ये बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को बार बार करना पसंद करते हैं। मान लीजिए आपने एक बच्चे को कार ला कर दी और वो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, तो वो क्या करेगा, बस वो कार का ही गेम खेलता रहेगा। और वो एक अपना लिमिटेड एरिया बना लेता है जिसमें वो खुद के गेम खुद से बनाता है और उन्हीं को बार बार दोहराता रहता है। वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलता है, ना ही दूसरे खिलौनों के साथ खेलता है। तो वो व्यवहार को बार बार क्या करता है, दोहराता रहता है। और क्या है, वो दूसरे जो बाहर से कोई पर्सन आपके घर पर अगर आते हैं तो वह उनसे इंटरेक्ट नहीं करता। मोस्टली वो पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट नहीं करता, माता पिता से भी इतना घुलता मिलता नहीं है। अगर वो उससे कुछ बोलते हैं, पूछते हैं, तो कई बार ऐसा दिखाई देता है कि बच्चा बहरा है, कि सुन ही नहीं पा रहा है उनकी बात को। कई बार ऐसा होता है, बच्चा पेरेंट्स उसको बुलवाने की कुछ कोशिश करते हैं, कुछ बुलवाते हैं और बच्चा उनकी आंखों में ही नहीं देखता है, नज़रें चुराता है और वहाँ से चला जाता है या अपने गेम में लगा रहता है। तो ये बच्चे उस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। पुनरावृत्ति व्यवहार, संज्ञानात्मक नम्यता, उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह, बदलाव इन्हें पसंद ही नहीं होता, संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं होता है, संज्ञानात्मक नम्यता नहीं होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुनरावृत्ति व्यवहार। ये व्यवहार को दोहराते रहते हैं और बोलने की जो इनमें प्रवृत्ति होती है वो लेट होती है, बहुत लेट बोलना सीखते हैं और कभी कभी ये समस्या ज़िंदगी भर तक बनी रहती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 3। एक लड़की है रेशमा, जो 3 साल की है। तो वह क्या कर रही है, स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी है और अपनी पहुंच की हर किताब उसने पढ़ ली है। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है, तो उसकी विशेषता हमें बतानी है। स्वलीनता है, स्वलीनता मैंने आपको भी एक्सप्लेन की है, तो स्वलीनता तो नहीं है। पठन वैकल्य नहीं है, पढ़ने संबंधी विकार नहीं है, अगर विकार होता तो वो पढ़ नहीं पाती। मानसिक विकलांगता होती तो भी नहीं पढ़ पाती। ये है बात हो रही है प्रतिभाशाली बच्चे की, और वह लड़की कैसी है, वह प्रतिभाशाली वाली विशेषता दिखा रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 4। बच्चे सबसे बेहतर द्वारा सीखते हैं। बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं, तो खोजी अधिगम है, पुनरावृत्ति और अभ्यास है,
अभ्यास और ड्रिल कार्य जहाँ आ जाते हैं वो निगेटिव हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी और डी देख लेते हैं। सी में दिया है निष्क्रिय नकल, तो नकल भी यहाँ पर निगेटिव में आ जाएगा। कंठस्थ स्मरण, रोट लर्निंग भी निगेटिव में आती है, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोजी अधिगम। बच्चे खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। खोज क्या करते हैं बच्चे, अपने उसमें पुराने ज्ञान का यूज़ करते हैं, पुराने अनुभवों का यूज़ करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, उनके अंदर सीखने की रुचि पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं बेहतर होती हैं किससे, खोजी अधिगम से। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में बात हो रही है विद्यालय को सीखी गई सामग्रियों पर जोर देना चाहिए, पुनराउत्पादन करना चाहिए। जो चीज़ें सीखी गई हैं बस उन्हीं पर जोर दें। और पुनराउत्पादन की बात करें, स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्रचनात्मक होती है, तो यहाँ पर जो बात हो जाएगी दोनों गलत हो जा रही हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। में दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ बात हो रही है एक अध्यापक को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। तो एक अध्यापक की बात हो रही है, अगर उसको अधिगम करवाना है तो उसको कैसे क्रियाकलाप और संपादित करने चाहिए, अधिगम को बढ़ावा दें। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो मतलब कि उनको देखा ना जा सके, प्रत्यक्ष ना हो चीज़ें, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे जितने प्रत्यक्ष रूप से देखकर, मूर्त रूप से देखकर चीज़ों को सीखते हैं, अमूर्त रूप से उतना नहीं सीख पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हो, ये बात सही है। जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अनदेशीय हो, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। अनदेशीय और गैर की बात नहीं हो रही है। जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो, कि पहले ज्ञान का ही पुनरुत्पादन किया जाए, ये बात भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप वो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए, ऐसे अधिगम कार्यकलाप बनाने चाहिए जो बच्चों की रुचि के अनुरूप हों, जिसमें बच्चों को करने में आनंद आए और वो जल्दी से सीख जाएं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कोई अधिगम की प्रक्रिया करा रहा है टीचर, और उसमें क्या कर रहा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहें, कंटिन्यूसली उसको सीखते रहें, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, कि बच्चे खुद अपने आप से सीखने की कोशिश करें, उसको कम कर देना चाहिए, ये बात तो गलत है। विकर्षणों पर अधिकतम जोर देना चाहिए, ये भी गलत है। व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, ये बात भी गलत है। व्यक्तिगत विकल्पों को अधिकतम कर देना चाहिए, ये तब सही होता। यहाँ पर है कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कार्य की सत्यता को अधिक कर देना चाहिए, तभी बच्चे क्या करेंगे, संलग्नता के साथ अधिगम प्रक्रिया में भाग लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 8। एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुँचने में मददगार हो सकती है कहलाती है। तो कोई समस्या दी गई है और वहाँ पर कौन सी युक्ति मददगार साबित होगी, तो उसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्मृति सहायक तकनीक गलत हो जाएगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता ये भी गलत हो जाएगा। अनुक्रिया समुच्चय ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट हो जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुमानी सोच। अगर हम चीज़ों का अनुमान लगाएंगे, समस्या कोई दी हुई है उसका समाधान के लिए विचार विमर्श करेंगे, सोचेंगे, तो शायद उसका समाधान तक हम पहुँच पाएँ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनुमानी सोच, ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चे क्या करते हैं, ग्रहण कर रहे हैं वैकल्पिक अवधारणाओं को, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये तो गलत हो जाएगा। भूमिका निभाता है, पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होता है, ये बात भी गलत है। विवेकी और तार्किक होता है। विद्यार्थियों की सहज सिद्धांतों के ज्ञान को दर्शाता है। अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्या होता है, उनके सहज सिद्धांतों और ज्ञान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 10, अधिगम। बात हो रही है अधिगम की। अधिगम क्या है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। यहाँ बात हो रही है संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, या संवेगों को क्या करता है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है अधिगम जो है। अगर आपका कभी मन नहीं है पढ़ने का, या कई बार ऐसा हो जाता है इंसान बहुत दुखी हो जाता है, तो संवेग जो है उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे, शिक्षा नहीं ले पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर आपका रुचि है तो आप तभी सीख पाओगे। तो संवेग जो है इंसान को, इमोशंस जो हैं प्रभावित करते हैं, ये बात करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रदाय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। तर्क दिया है इसका, अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, हमें देख लेना है। ये बात दोनों सही हो रही हैं। विद्यार्थियों, अध्यापक को क्या करना चाहिए, अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये अच्छी बात है। और अगर वो महारत उन्मुखी हैं तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बी में देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही नहीं हैं, दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सी में देख लेते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। और ए आर दोनों गलत हैं, तो ये बात भी गलत है। यहाँ पर जो राइट और सुटेबल आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। फिर से बाधक वाली बात पूछी जा रही है। वातावरण में स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया, तो ये पॉजिटिव बात है, ये बाधा नहीं बनता है, तो ये इसी वजह से यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बी में देख लेते हैं, बी में दिया है स्वप्रेरित अभ्यास। तो स्वप्रेरित अभ्यास कैसे बाधा बन सकते हैं, बच्चा अंदर से मोटिवेट है और खुद से कार्य करना सीखने चाह रहा है, तो ये तो पॉजिटिव में आएगा। जानना और खोज करने की चाह, ये भी पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, तो उसी के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है ये मैच करता है। कठोर और अन्य पाठ्यक्रम, कठोर और अन्य जिसमें कोई रुचि ना हो बच्चे की, बहुत हार्ड पाठ्यक्रम है जो बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो तो बच्चा क्या कर पाएगा, उसके अधिगम में क्या हो जाएगी, बाधा आ जाएगी, बाधा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में दिया है अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। बच्चे की स्वयं की जो प्रक्रियाएं हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, उनसे अवगत होना क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्मृतिकरण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, या क्या कहलाता है, परासंज्ञान कहलाता है, विलंबित नकल कहलाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, स्मृतिकरण भी नहीं है, कोई समायोजन यहाँ नहीं दिख रहा, समायोजन नहीं हो रहा है। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत है, तो उसको परासंज्ञान है, अर्थात उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ज्ञान है। तो यहाँ पर बात हो जाएगी, परम का मतलब होता है सबसे ही ज़्यादा, तो यहाँ परासंज्ञान की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा ज्ञान है उसको, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और अधिक तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैं कराती हूँ मैथ्स की क्लासेस, EVS, हिंदी और इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है। थैंक यू।